तो बस्ती से रिलेटेड चीजें हैं, तो पहले क्या करेंगे, हम लोग सारा बस्ती पढ़ लेंगे। बस्ती जैसे पहले आज हम नीरू बस्ती आपको पढ़ाएंगे, और नीरू बस्ती के बाद से इसका क्या कॉम्प्लिकेशन होता है वो उसके 2 चैप्टर बाद दिया गया है। ठीक है, तो उसको उसके बाद हम पढ़ाएंगे। तो थोड़ा सा क्रम इसमें, थोड़ा सा ऑर्डर जो होगा ना, थोड़ा सा अलग होगा चैप्टर पढ़ाने का। अगर आप ऐसे पढ़ते हो तो आपको पंचकर्म काफी आसान हो जाएगा। पंचकर्म का मतलब, जो पंचकर्म में आप पढ़ते हो बस्ती के बारे में, कि 2 तरह की बस्ती होती है, निरू बस्ती होती है, अनुवासन बस्ती होती है। निरू बस्ती को कैसे कैसे दिया जाता है, उसके क्या क्या कॉम्प्लिकेशन आते हैं, कॉम्प्लिकेशन के क्या लक्षण है, उसकी चिकित्सा क्या हो। तो जब आप ऐसे पढ़ते हो तो चीजें देर तक याद रहती हैं। जो ये सिद्धि स्थान है, इसमें सारी चीजें दी गई हैं, लेकिन एक ऑर्डर में नहीं मिलता है आपको। जैसे उन्होंने क्वेश्चन पूछा वैसे इन्होंने आंसर दे दिया। तो कोशिश किया हूँ कि चीज़ों को आपको एक पास करके देने के लिए। इससे क्या होगा कि जब भी आप पढ़ोगे, इसी फॉर्म में पढ़ोगे, इसी सीरीज में पढ़ोगे, तो चीज़ें याद रहती हैं। अब कूद कूद के पढ़ना स्टार्ट करोगे तो नहीं हो पाएगा। ठीक है ना। तो मेरा फोकस मेन ये रहेगा कि पहले आपको मैं बस्ती से रिलेटेड जितना सिद्धि स्थान में है वो चैप्टर आपका कवर करूंगा। इसमें बस एक आता है वमन विरेचन, व्यापक सिद्धि के बारे में है, उसको अभी रुकूंगा। और जो लास्ट में 9th या 10th चैप्टर है, त्रिमर्मी चैप्टर, तो ये 2 चैप्टर जो होगा ये लास्ट में हम पढ़ाएंगे। बाकी सारी चीजें पहले एक बार कवर हो जाएंगी। काफी छोटा छोटा चीजें, और जब चीजें सीक्वेंस में आपको मिलती है तो पढ़ने में मजा भी आता है और देर तक याद भी रहता है। तो पहले बस्ती को हम एकदम सीक्वेंस से चलेंगे, पूरा हमारा तैयार हो जाएगा। फिर हम लोग वमन विरेचन के क्या व्यापद होते हैं, क्योंकि वमन विरेचन का डिटेल में वर्णन इन्होंने कल्प स्थान में थोड़ा सा बता दिया है। और आप जब सूत्र स्थान पढ़ रहे थे, बात करो 15वां और 16वां चैप्टर, तो वहां पे भी वमन के बारे में और विरेचन के बारे में बताया गया था। बताओ जरा, विरेचन का त्रिवृत का कितना मात्रा लेते हैं? यही अक्ष पर मात्रा। अच्छी मात्रा में लेते हैं। जिसको नहीं याद है वो लिख लेना, काफी इंपॉर्टेंट चीज है। यही एक टिक लगवाए थे आपसे कि आपको अक्ष मात्रा में लेना है। और वमन के बाद जितने भी कर्म होते हैं किया जाता है, एक्सेप्ट दीपक, क्या नहीं करते हैं? धूमपान। रिपीट हाँ, करना। धूमपान को छोड़ के बाकी सारे कर्म करते हैं। तो बस विरेचन में मैं आपको बस यही 2 चीजें टिक लगवाया था, तो इतना चीजें तो कम से कम याद ही होना चाहिए। उस वमन विरेचन के क्या व्यापद होंगे, उस व्यापद के बारे में सिद्धि स्थान में आपको बताया जाएगा। पहला चैप्टर जो आपको पढ़ा है कल्पना सिद्धि, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हर चीज इसमें आपको मिलेगा। 5वें चैप्टर, जो 5 जो कर्म होते हैं, सारे 5 कर्म के बारे में थोड़ा थोड़ा दे दिया गया है, जिससे आपकी बेसिक तैयार है। क्योंकि इन्होंने सब कुछ पहले ही चीजें आपको बता चुका है कि वमन क्या होता है, विरेचन क्या होता है। बस्ती की डिफिनीशन यहाँ पे बताई गई है। जो पंचकर्म का एग्जाम देना है जिसको, उसको बस्ती की डिफिनीशन याद होनी चाहिए। ठीक है, हर एक का सम्यक योग याद होना चाहिए। अगर आपको नहीं याद है, आज से स्टार्ट कर लो। वमन के सम्यक योग, एक दिन में एक सम्यक योग या अति योग अयोग याद करो। वमन का आज 3 याद कर लो, जो भी प्रोफ वाले हो। विरेचन का याद कर लो, बस्ती का याद कर लो, और जो लास्ट में जो सिरो विरेचन है उसका याद कर लो। आज से अगर आप स्टार्ट करोगे तो 5 दिन में आपको सारा चीजें याद हो जाती। हम ये नहीं कह रहे हैं बैठ कर रटते रहो, एक बार कम से कम पढ़ो, कम से कम 5 बार उसको लिखने की कोशिश करो। ठीक है ना। तो उस चीजों को अभी से तैयार करना शुरू कर दो। अपनी डायरी में, जो भी डायरी बनाते हो उसमें लिखना शुरू कर दो। एक बार अगर याद हो जाएगा, कुछ भी नहीं आता है ना, तो आपसे ये पूछा जाता है कि अच्छा चलो वमन के सम्यक योग बता दो, विरेचन के सम्यक योग बता दो। वमन में जो दोष निकलते हैं उसका क्रम बता दो, विरेचन का क्रम बता दो। तो ये सब चीजें तो आपको याद ही होनी चाहिए। 1 मिनट। चलो हम लोग आज स्टार्ट करते हैं। तीसरा चैप्टर है जिसका नाम तो है बस्ती सूत्री, लेकिन इसमें मेनली जो वर्णन किया गया है वो निरूह बस्ती के बारे में वर्णन किया गया है ना। इसमें मेनली आपको जो चीजें मिलेगी वो निरूह बस्ती से रिलेटेड चीजें मिलेंगी। जो चीजें आपको यहाँ पे देख देख रहे हो स्क्रीन पे, आप इसी क्रम में पढ़ने की कोशिश करोगे। ठीक है।
यहाँ से जहाँ से स्टार्ट लिखा हुआ है यहाँ से आप पढ़ना स्टार्ट करोगे, और यहाँ से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, कुल मिला के यहाँ पे 10 क्वेश्चन है। अग्निवेश जो है आत्रेय से यहाँ पे देखो 10 क्वेश्चन पूछते हैं, और उन्हीं 10 क्वेश्चंस में आपको 7 जो क्वेश्चन है उसको अच्छे से याद करना है। 8वां 9वां 10वां जो है उसके बारे में आप थोड़ा सा हिंदी में भी पढ़ लोगे तो काम चल जाएगा आपका। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि बस्ती जो होती है मेनली अगर आपसे देखा जाए तो निरूह बस्ती और अनुवासन बस्ती, आपको उत्तर बस्ती भी होता है। अभी जब चैप्टर पढ़ाएंगे तो वहाँ पे हम डिटेल में बताएंगे कि 2-3 तरह की बस्तियां होती हैं, लेकिन हम 2 चीजें पढ़ेंगे, एक तो निरूह बस्ती पढ़ेंगे, अनुवासन बस्ती, इसको डिटेल में हम लोग कोशिश किया जाएगा इसको पढ़ने के। ठीक है, तो निरूह बस्ती के क्या क्या लक्षण होते हैं आपको पहले चैप्टर में बताया गया कि सम्यक योग क्या होता है, निरूह बस्ती की मात्रा कितनी होती है, सॉरी मतलब टाइम होती है, कब कितना देर तक वो अंदर रहती है, प्रत्यागमन काल जिसको कहा जाता है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे आचार्य पूछते हैं, देखो सबसे पहला उन्होंने क्वेश्चन पूछा है, स्टार्ट करते हैं, हम आपको बुक से पढ़ाते हैं, फिर से यहाँ पे भी हम आपको मार्क कराएंगे। देखो श्लोक नंबर 3 में आता है, कृत लक्षणम शैलवरश रमेय स्थिति धनेश आयतन से पार्श्वे। यहाँ पे एक बार क्वेश्चन पूछा गया कि जो बस्ती सूत्री है उसके तीसरे जो श्लोक में धनेश का मतलब क्या होता है, तो धनेश का मतलब कुबेर होता है। ठीक है, बस थोड़ा सा यही अंडरलाइन करना है कि धनेश का आयतन पर्वत श्रेष्ठ के एक सुंदर भाग में महर्षि समुदाय से घिरे नित्य नैमित्तिक कार्य को समाप्त कर सुखपूर्वक बैठे आचार्य पुनर्वसु से हाथ जोड़कर अग्निवेश ने पूछा। क्या क्वेश्चन पूछा वो यहाँ पे नीचे दिया गया है, कह रहा है पहला क्वेश्चन है, बस्ती नरेभ्यम किम पेक्ष्यम दतः स्यात् सिद्धिमानम। कह रहा है पहला क्वेश्चन पूछते हैं कि हे भगवान ये बताइए कि किन किन बातों का सावधानी रखकर मनुष्य में दी गई बस्ती कार्यकर होती है। मतलब अगर हम आप बस्ती देने जा रहे हैं तो हम किस किस बातों का ध्यान रखें तो हमारा बस्ती जो होता है फल देने वाला होता है, फर्स्ट क्वेश्चन। दूसरा कह रहा है किमस्य यमस्य नेत्रम, ये जो बस्ती है उसका नेत्र हम कैसे बनाएं। फिर कह रहा है कि दृक् प्रमाण आकृति, और उस नेत्र का प्रमाण कैसा होना चाहिए, उसकी आकृति कैसी होनी चाहिए। किम गुणम, उसका गुण कैसा होना चाहिए। केभ्यश्च किम योनि गुणस्य बस्ती, और किस योनि का हमको बस्ती लेना चाहिए। तो ब्लैडर जो हम ले रहे हैं, जो एक्चुअली में बस्ती बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक क्या होता है ब्लैडर होता है और उसके साथ एक क्या होता है नेत्र जुड़ा होता है। तो पहला क्वेश्चन तो ये पूछ लिया इन्होंने, ये बताइए कि कौन कौन से बातों का ध्यान रख के हमको बस्ती देना चाहिए तो हमको सिद्धि मिली। हमारा ये नेत्र जो होना चाहिए किसका बना होना चाहिए। फिर कह रहे हैं कि इसकी प्रमाण क्या होनी चाहिए, इसकी आकृति क्या होनी चाहिए। ठीक, पहले नेत्र के बारे में पूछ लिए। फिर उन्होंने कहा कि ये जो बस्ती है, हमारा जो ब्लैडर है, ये किस योनि का बना होना चाहिए, मतलब कैसे किस जानवर का बना होना चाहिए। फिर उसके बाद कहते हैं निरूह कल्प, फिर कह रहा है निरूह बस्ती की कल्पना हमको कैसे करनी चाहिए। फिर लास्ट में आते हैं प्राणी धान मात्रा, और ये इसकी मात्रा कितनी मात्रा में हमको उसके अंदर डालना चाहिए। फिर आगे तो स्नेहस्य वाह, और स्नेहस्य वाह का मतलब कहता है स्नेहन, अगर हमको निरूह बस्ती के बाद अनुवासन बस्ती देना है तो उसकी मात्रा कितनी होनी चाहिए। शयन विधि, किस प्रकार इंसान सोए और कैसे हमको बस्ती को देना होना चाहिए। यहाँ पे इतने क्वेश्चन के बारे में हमारे पास है। देखोगे, देखो किन किन बातों का सावधानी रखकर मनुष्य में दी गई बस्ती कार्यकर होती है, फर्स्ट। दूसरा, बस्ती का नेत्र किस धातु आदि से बना होता है। नेत्र का प्रमाण और आकृति कैसी होनी चाहिए, उसमें कौन कौन से गुण होने चाहिए। किन किन व्यक्तियों के लिए किस योनि और किस गुण वाली बस्ती हितकर होती है। निरूह बस्ती की कल्पना कैसे की जाती है, और इसी को गोला कर दोगे, पूरा जो चैप्टर है यही है, इसी पे आधारित है, यहीं से हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। फिर कह रहे हैं निरूह बस्ती लगाने की मात्रा क्या है, अनुवासन बस्ती लगाने की मात्रा क्या है, बस्ती प्रयोग समय सोने की विधि क्या है, कितनी बस्तियां होती हैं, किन व्यक्तियों के लिए कौन सी बस्तियां सदा हितकर होती हैं। इन 10 प्रश्नों को महर्षि पुनर्वसु ने उत्तर दिया। तो यहाँ पे हम लोग को कितना क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन बनता है 10 क्वेश्चन है। अब इस 10 क्वेश्चन का आंसर एक एक करके हमारे सामने आएगा, और एक भी आपको छोड़ना नहीं है। हिंदी तो पढ़ना, बस्ती पढ़ने में बहुत मजा आता है ना। अगर आप अच्छे से पढ़ोगे, आपको सीक्वेंस अगर पता होगा
तो चीजें पढ़ने में बहुत ही मजा आता है और इसमें कोई भी कोड वोड नहीं चलता है, आप अपने आप याद करते जाते हो एक एक चीज को, है ना। तो देखो लिखा हुआ है, सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देना है। क्या कह रहा है कि समीक्षम दोष औषध देश काल सात्य अग्नि सत्व आदि वयो बलानी। कह रहा है कि आत्रेय कहते हैं कि अगर आपको अच्छे से, आपको चाहिए कि हमारे बस्ती का रिजल्ट अच्छा है, तो उसके लिए हम आपको किस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि दोष देखना चाहिए कि पेशेंट के अंदर कौन सा दोष है ना। औषध को देखना चाहिए कि औषध हमारी कौन सी वीर्य वाली है, मृदु है, मध्यम है, तीक्ष्ण है। देश देखना है, काल देखना है, साथ में देखना है, अग्नि की परीक्षा करनी है, उसकी सत्व की परीक्षा करनी है, वय की परीक्षा और बल की परीक्षा करनी है। ये 9 परीक्ष भाव होते हैं। अगर आप इन 9 परीक्ष भाव का कल्पना अच्छे से कर लें, इसको ध्यान रख लें, तो आपकी जो बस्ती होगी अच्छे से क्या करने वाली होगी, फल देने वाली होगी। अंडरलाइन करोगे, दोष औषध देश काल्यम, दोष औषध देश काल, सात्म अग्नि सत्व वय और बल होता है। कितने हैं टोटल, ये 9 परीक्ष विधि है। गोला कर लोगे, 9 परीक्ष विधि। एक बार क्वेश्चन आ चुका है कि कितने परीक्ष विधि हैं, तो ये 9 होते हैं। वही जब आप विमर्श में आते हो, विमर्श के 5वीं लाइन में देखो लिखा है, चक्रपाणी ने यहाँ 10 से परीक्ष विधि बताई। और एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि बस्ती देने के समय कितने परीक्ष विधि का उल्लेख चक्रपाणी ने किया है, तो 10 होगा। और कैसे ऐसे ही आएगा, किसी का नाम नहीं देता है, तो वहां पे 9 परीक्ष विधि होती है। अंडरलाइन कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे अंडरलाइन कर लो, 200 औषधि, ये सब ध्यान रखना है। ये कितने होते हैं टोटल, जब इसको गिनोगे तो ये 9 होते हैं। बस 9 क्वेश्चन पूछा जाता है, अंदर आपको प्रॉफ के लिए कभी कभी याद रख लेना। दूसरा क्वेश्चन क्या है, ये जो नेत्र है ये किसका बना होना चाहिए, जो बस्ती का नेत्र है किसका बना होना चाहिए, ये भी आप कई बार पढ़ चुके हो। स्वर्ण रूप त्रपशु ताम्र ऋति कांस्यम अस्थि शस्त्र द्रुम वेणु दंते, ये किसके द्वारा बना होना चाहिए, ये जो नेत्र है सोना चांदी रागा तांबा पीतल कांसा अस्थि लोह लकड़ी बांस दांत नरकट भैंस आदि की सिंग और मणि आदि के द्वारा निर्माण करना चाहिए, ठीक है। उस नेत्र में सुंदर कर्णिकाएं बनी होनी चाहिए। और वो कर्णिकाएं कितनी होती हैं, वो कर्णिकाएं 3 होती हैं। गोला करोगे, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे बस्ती में कितनी कर्णिकाएं पाई जाती हैं, तो बस्ती में कर्णिकाएं 3 कर्णिकाएं। वही आपसे अगर उत्तर बस्ती में कर्णिकाएं पूछते हैं तो वो 2 आंसर जाता है। दोनों चीजों को अंडरलाइन करोगे कि अगर बस्ती में आपसे कर्णिका पूछा जाए तो वो होता है 3, अगर उत्तर बस्ती में पूछा जाता है कर्णिकाएं कितनी होती हैं तो 2 होती है। अंडरलाइन कर लो। फिर दूसरे क्वेश्चन का आंसर तो इनको मिल गया कि ऐसे ऐसे इस चीजों का हमारा बना होना चाहिए। तीसरे क्वेश्चन में आते हैं, तो तीसरे क्वेश्चन में कहते हैं कि अच्छा इस नेत्र का जो आपने बता दिया कि सोना चांदी लोहा तांबा पीतल कांसा अस्थि इन सब चीजों से बना होना चाहिए, तो ये जो इसकी लंबाई कितनी होनी चाहिए, और हर एक वय के अनुसार आप बताइए हमको कि अगर 2 साल का बच्चा है, 4 साल का बच्चा है, 6 साल 8 साल 10 साल 12 साल, इनके हिसाब से आप बताइए कि कितने कितने लंबाई होनी चाहिए, ठीक है। तो बस्ती कैसी होती है, उसका नेत्र अगर आप देखोगे तो कुछ ऐसी हम कल्पना कर सकते हैं कि ये बस्ती का नेत्र होता है, ठीक। इधर का जो पोर्शन होता है इसको बस्ती पुटक से हम लोग बांधते हैं, ये आगे का भाग होता है, ठीक है ना, इसको अग्र भाग कहते हैं। और पीछे का जो भाग होता है इसे हम लोग मूल भाग कहते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा आप इमेजिनेशन बनाए रखोगे, ये अग्र भाग हो गया, ये मूल भाग हो गया, तो ज्यादा समझ में आएगा। देखो लिखा है षड द्वादश अष्टा अंगुल समितानी षट विशंति 12 वर्ष जाना। कह रहा है कि 6 वर्ष के बालक के लिए कितना होना चाहिए, 6 अंगुल लंबा होना चाहिए। वही अगर 20 वर्ष का बालक व्यक्ति है तो उसके लिए 12 अंगुल होना चाहिए, और 12 वर्ष के व्यक्ति के लिए 8 अंगुल होना चाहिए। 3 पॉइंट हो गया। क्या क्या हो गया, तो अगर आप ये थोड़ा सा क्रम उल्टा लिखा हुआ, आप यहाँ पे लिखोगे 6, फिर लिखोगे 12, फिर लिखोगे 20, तो 6 वर्ष के बच्चे के लिए कितना होना चाहिए लंबाई, 6 होना चाहिए। 12 वर्ष के लिए 8 होना चाहिए, और वही 20 वर्ष के लिए कितना होना चाहिए, 12 होना चाहिए, ठीक है। तो ये तो लंबाई हो गई। अब आगे के पॉइंट देखो लिखा है सयु मुद्ग करकंधु शितानी छिद्राणी वर्त अपतानी शय। फिर लास्ट में कह रहा है कि 6 अंगुल वाली नली का छिद्र ऐसा होना चाहिए जिससे मूंग निकल जाए।
मतलब ये आगे का प्रमाण जो है ये मूंग के समान है, कि मूंग का एक दाल जो मूंग का होता है ना, तो मूंग यहाँ से निकल जाए, तो आगे वाला प्रमाण जो होना चाहिए मूंग के समान होना चाहिए। 12 अंगुल वाली नली की छोटी बेर के समान होनी चाहिए, और 8 अंगुल वाली नली से 12 अंगुल वाली नली से छोटी बेर और 8 अंगुल वाली नली से मटर निकल जाए, ऐसी नली का छिद्र होना चाहिए। तो ये अग्रभाग बता रहे हैं कि अग्रभाग इनका कैसा होना चाहिए। ठीक है, तो देखोगे अग्रभाग हम लोग देखेंगे कैसे होना चाहिए। अगर आप यहां से स्टार्ट करो फर्स्ट क्वेश्चन से, बस्ती नरभ्यम किम पेक्षम दत्यात स्यात् सिद्धि नाम, कि बस्ती कैसे कैसे अच्छे से सिद्धि पाई जाती है। तो उसके लिए 9 क्वेश्चन हम आपको बता दें कि 9 चीजों का ध्यान रखना है। दूसरा, किमस्य नेत्रम, नेत्र किसके द्वारा बनना चाहिए, तो स्वर्ण रपूत ताम्र काश्यम अस्ति शस्त्र द्रुम वेणु दंते, कितनी कर्णिकाएं, 3 कर्णिकाएं। तीसरा क्वेश्चन का आंसर कि नेत्र का प्रमाण क्या है, उसकी आकृति क्या है, एज लेंथ और शेप आगे का देखोगे तो एज अगर देखते हैं तो 6 साल के लिए 6 अंगुल, 12 साल के लिए 8 अंगुल और 20 साल के लिए 12 अंगुल होना चाहिए। और शेप के बारे में देखते हैं तो क्या क्या है, सबसे पहले 6 साल वाले के आगे के छिद्र से मूंग निकल जाना चाहिए, 12 साल वाले में कलाय, कलाय का मतलब मटर होता है, मटर निकलना चाहिए, और 20 साल वाले में क्या होते हैं, करकंधु, करकंधु मतलब बेर जिसको कहा जाता है। आप यही याद करेंगे, मूकक याद रखोगे, मूंग कलाय और करकंधु, मूंग होता है फिर कलाय होता है और करकंधु होता है। ठीक है, फिर आपको चीजें बताए थे, क्या बताए थे कि कितनी कर्णिकाएं होती हैं, तो कर्णिकाएं जो होती हैं वो 3 होती हैं। यहाँ पे देखो जो अग्रभाग होता है इस पे 1 कर्णिकाएं और 2 कर्णिकाएं जो होती हैं ये मूल भागों में होती हैं। जो छोटा छोटा गोला गोला बना हुआ है ये कर्णिकाएं होती हैं। ठीक है, तो अग्रभाग से 1/4 पे हमारे पास 1 कर्णिकाएं होती हैं, और इतना ही हम गुदा में प्रवेश कराते हैं। ठीक है, ठीक, तो याद रखना है कि ये जो अग्रभाग में जो कर्णिकाएं हैं इतना ही तक हमको गुदा में प्रवेश करवाना होता है, और ये जो पीछे की 2 कर्णिकाएं होती हैं ये बस्ती पुटक को बांधने के काम आती है, इसी में हम लोग बस्ती पुटक को ऐसे बांध देते हैं। तो अग्रभाग और मूल भाग। अब आपसे नॉर्मली अगर पूछे कि अग्रभाग की लंबाई या मोटाई कितनी होती है, तो कनिष्ठिका अंगुली जो सबसे आपकी छोटी वाली उंगली होती है, लिटिल फिंगर होती है, उसके समान हमको याद रखना है कि अग्रभाग जो होती है कितनी मोटी, कनिष्ठिका की समान होती है, और जो मूल भाग होता है वो अंगुष्ठ प्रमाण होता है। ठीक, अगला कैसी होती है ये, तो रिजुनी, ये रिजु होती है मतलब सीधी होती है, गौ पुक्ष समाकृतिनी, और गाय के पुक्ष के समान होती है, सलक्षणम से अंगुड़िका मुखानी, और ये कैसी होती है, सलक्षण होती है। सलक्षण होनी भी चाहिए क्योंकि गुदा में प्रवेश करवाना है, अगर ये खर होगी तो गुदा में क्षत हो सकता है, चोट लग सकता है। तो ये भी लाइन आता है, रिजुनी गो पुछ समाकृतानी सलक्षणी च सगुड़िका मुखानी, किसके लिए आया है, तो ये बस्ती नेत्र के लिए आया है। अब आओ वहां पे आप टिक कर लो, वो पूरा चीज हम आपको सार बता दी, बस उतना ही हमको याद करना है। ठीक है, तो क्या क्या यहाँ पे पढ़ लिया कि 12 अंगुल नली से छोटी बेर जिसको करकंदू कहते हैं, 8, आवाज कट रही है क्या दीक्षिता? नहीं कट रही है। कट रही है? नहीं कट रही है, नहीं, पीछे से आवाज आ रही है ज्यादा। अच्छा अच्छा। हाँ, तो यहाँ पे हम लोग देखे थे कि 12 अंगुल की नली से छोटी बेर, 8 अंगुल की नली से मटर निकल जाए, ऐसी नली का छिद्र होना चाहिए। वो हम आपको बता दें कि मूंग, कलाय और करकंधु क्रम में याद रखोगे। फिर कह रहा है नेत्र का छिद्र कपड़े की बत्ती से बंद रखना चाहिए, मनुष्य के वय के अनुसार उस व्यक्ति के अंगूठे की तरह मोटा नली का ऊपर का भाग और कनिष्ठिका अंगुली का समान नली के नीचे का भाग होना चाहिए। अर्थात जिस व्यक्ति को बस्ती दी जाती है उस व्यक्ति के अंगूठे के समान मोटी नली का वह भाग होना चाहिए
जो बस्ती पुटक में बांधी जाती है और उस व्यक्ति के कनिष्ठिका अंगुली के समान मोटी नली का अग्रभाग जो कि गुदा में प्रवेश, वो आपको बता दिए कि अग्रभाग जो होगा कनिष्ठिका और जो मूल भाग होगा वो क्या होता है, अंगूठे के समान होता है, होना चाहिए। बस्ती का नेत्र सीधा गौ पुक्ष के समान चढ़ाव उतराव वाला चिकना होना चाहिए। अंडरलाइन करोगे। ऋजुनी गौ पुक्ष समाकृतानी सलक्षणानी स्वगुणिका मुखानी। नेत्र का अग्रभाग अर्थात मुख पर एक गोली के आकार की गुटिका क्या करना चाहिए, बनाए रखना चाहिए। नेत्र में एक कर्णिका नली के चौथे भाग में 1/4 पे कि आगे की ओर बनानी चाहिए और बस्ती पुटक को बांधने के लिए नेत्र के भाग में 2 कर्णिकाएं बनती हैं। तो ऐसे याद रखना है कि नेत्र में कर्णिकाएं कितनी होती हैं, 3 होती हैं। आगे वाली जो होती है 1/4 पे होती है, इतना ही गुदा में प्रवेश करते हैं और पीछे वाली जो गुड़िका होती जो कड़िका होती है उसमें बस्ती पुटक को हम लोग क्या करते हैं, बांधते हैं। ये पॉइंट आपको याद रहना चाहिए। तो तीसरा क्वेश्चन का आपको आंसर मिल गया। क्या आंसर मिला कि नेत्र का प्रमाण क्या है और नेत्र की आकृति क्या होती है, वो भी हम लोग देख लिए। हेलो, क्लास ले रहा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग फोर्थ क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन फोर्थ था कि जो हम बस्ती यूज कर रहे हैं उस बस्ती किसकी बनी होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट नहीं है, आप ऐसे टिक लगा लोगे कि क्या है लिखा है इसमें कि चौथे प्रश्न का आंसर दे रहा है कि बस्ती को हमको किसका लेना चाहिए। तो वृद्ध बैल भैंस हिरण सुअर और बकरे की दृढ़ पतली सिरा रहित गंध रहित कसाय रक्त और मृदु और शुद्ध बस्ती होनी चाहिए। तो बूढ़े बैल भैंस इन सब चीजों का क्या करना चाहिए, हमको बस्ती लेना चाहिए। बस इतना ही अंडरलाइन करना है। लेकिन अगर किसी वजह से ये सब चीजें हमको नहीं मिल रही हैं तो उसके लिए भी आचार्य ने ऑप्शन बताया गया है। देखो क्या लिखे हैं, यदि ऊपर बताए हुए पशुओं का मूत्राशय न मिल सके तो पल्लो, पल्लो का मतलब जो जल में रहने वाले पक्षी होते हैं, बकरा, चमगीदड़, चमगादड़ होना चाहिए, कि चमड़े का प्रयोग अथवा गाढ़ा या मोटा कपड़ा लेकर बस्ती पुटक का निर्माण करना चाहिए। ठीक है, मतलब ऊपर जो चीजें बताई गई अगर ये नहीं है तो क्या करना चाहिए, जो जल में रहने वाले चमगादड़ हो गए, बकरा हो गया, गाढ़ा मोटा कपड़ा लेकर उसका बस्ती पुटक तैयार कर लेना चाहिए। काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है, आप बस अंडरलाइन कर लोगे और यहाँ पे एच लिख लोगे, हिंदी पढ़ लेना जब भी आना है यहाँ पे। फिर आते हैं अब इस निरूप बस्ती की हम लोग को कल्पना कैसे करना चाहिए, कब देना चाहिए। तो कई बार आपको बता चुका हूं, निरूप बस्ती हमेशा निरा आहार देना चाहिए। निरा आहार का मतलब खाना नहीं खाना है, हम उसको कहते हैं, या फिर ये भी कह सकते हो कि खाना अगर आपका पच गया हो, अन्न अगर आपका जीर्ण हो गया हो, तब हमको देना चाहिए निरूप बस्ती। अब यहाँ से पूरा निरूप बस्ती की कहानी स्टार्ट होगी। यहीं से आपको क्रम उल्टा कर दिया है। क्रम उल्टा का मतलब कुछ चीजें जो शुरू में देनी चाहिए उसको अलग जगह पे दे दिया हुआ है। उससे हमें कोई मतलब नहीं है, हम आपको अभी क्रम से ही पढ़ाएंगे। बस इतना याद रखोगे कि निरूप बस्ती जो होता है वो खाली पेट दिया जाता है, निराहार दिया जाता है। वही जब आपको अनुवासन बस्ती हम पढ़ाएंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तो अनुवासन बस्ती जो होता है आर्द्र प्राणी नाम दिया जाता है। आर्द्र प्राणी नाम का मतलब खाना इंसान खाया जैसे हाथ धोया, आर्द्र का मतलब गीला, पानी का मतलब हाथ, तुरंत उसको बस्ती दे देना। मतलब खाना खाने के जस्ट बाद कौन सा बस्ती, अनुवासन बस्ती, और निरूप बस्ती निराहार। तो दोनों चीज याद रखोगे, न से निरू न से निराहार देते हैं, और अ से अनुवासन अ से आर्द्र प्राणी, जैसे खाना खाया तुरंत देना होता है। या इसके लिए चरक ने एक और यूज किया गया है, जीर्णम अन्नम, जब खाना पच गया हो तब हमको क्या करना है, निरूप बस्ती देना है। कब देना है देखोगे लिखा है, अस्थापनार पुरुषम विद्यम समीक्षम पुण्य हानि शुक्ल पक्षे, बोला करोगे शुक्ल पक्ष में, प्रशस्त नक्षत्र मूर्त योगे, प्रशस्त अच्छे से नक्षत्र देख लिया, मुहूर्त देख लिया, जीर्णम अन्नम एकाग्रम उपक्रमित, क्या होगा, जब खाना खाया, जो पहले से खाना खाया वो पच गया हो और मन जब उसका क्या हो, एकाग्र हो, इधर उधर मन चंचल ना हो, तब हमको देना चाहिए। अब एक निरूप बस्ती के बारे में बता रहे हैं सॉरी, बलादी निरूप बस्ती, ठीक है ना। ये बलादी निरूप बस्ती के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, पंचकर्म में भी आता है और कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है, इसके अंदर घुस घुस के क्वेश्चन पूछता है। ठीक, तो क्या क्या हमको इसमें चीजें में याद करना है
कि बलादी निरूह बस्ती कैसे हम लोग को बनाना होता है। और ये निरूह बस्ती जो है इसी का नहीं, किसी भी निरूह बस्ती को बनाने का क्या क्रम होता है उसको हम आपको बताएंगे। चलो अब हम लोग नोट से पढ़ेंगे, फिर यहाँ पे आके हम आपको एक एक चीज को टिक लगवा देंगे। चलो तो फोर्थ क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिया था कि किम योनि गुणस्य बस्ती, योनि किसकी योनि होनी चाहिए, तो वृद्ध, बैल, भैंस, सुअर और हिरण की बस्ती होनी चाहिए। निरूह की कल्पना कब करनी है, निरूह कल्पना टाइम क्या है, शुक्ल पक्षे, फिर प्रशस्त नक्षत्र मुहूर्त योग और जीर्ण अन्नम, मतलब जब निराहार हमको देना चाहिए। अब एक एग्जाम्पल आ रहा है बलादी निरूह बस्ती, और एकदम अच्छे से रट लेना इसको, ठीक है। आपके प्रॉप में भी आता है पंचकर्म के लिए, और यहाँ से पीजी में भी क्वेश्चन बीच में घुस के पूछता है क्या क्या चीजें होती हैं। देखो सबसे पहले कोई भी बस्ती बनाना होता है तो बस्ती बनाने के लिए हमारे पास 5 या 6 क्या होते हैं, घटक द्रव्य होते हैं। एक बस्ती बनाने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए, तो सबसे पहले तो हमको क्वाथ लेना होता है, क्वाथ, फिर कल्क ले, फिर उसमें कुछ स्नेह डालोगे, ठीक है, फिर थोड़ा सा गुण, गुण कोई जरूरी नहीं होता है, लेकिन हर एक बस्ती में गुण नहीं पड़ता है, लेकिन इसमें गुण है तो हमको याद रखना है, मधु और लव। तो गुण को आप थोड़ा सा हटा भी सकते हो, बाकी एक भी चीजों को आपको हटाना नहीं, क्योंकि अभी इसका हम आपको क्रम भी बताएंगे कि कैसे याद करना है, ठीक। तो सबसे पहले क्या है कि अगर बलादी निरूह बस्ती में तो क्वाथ हम किसका बनाते हैं, तो क्वाथ हम बनाते हैं किसका, बला, गुड़ची, रासना, त्रिफला और दशमूल लेते हैं। तो आपको थोड़ा सा याद होगा एमिल फार्मास्यूटिकल का नाम, अगर आप कंपनी का नाम सुने होंगे तो उनकी एक दवा आती है ना, कौन सी दवा, जो कि काफी कारगर है डायबिटीज में, BGR-34 नाम आप सुने होंगे, BGR। तो ऐसे याद रख लोगे, BGR को जो खाना जब दिया जाता है डायबिटीज पेशेंट को तो 3 टाइम दिया जाता है। BGR TDS याद रखोगे, B से बला, G से गुणची, R से क्या हो गया, रासना हो गया, उसको कैसे देते हैं, TDS देते हैं, T से त्रिफला और D से दशमूल हो गया। ये सारे के सारे कितना लेते हैं, एक एक पल, एक एक चीज इंपॉर्टेंट है, मतलब इसका मात्रा भी इंपॉर्टेंट है। फिर 8 मदन फल, स्टार लगाओगे, कई बार पूछा गया है कि बलादी निरूह बस्ती में कितने मदन फल होते हैं, ये संख्या है 8 मदन फल होते हैं। और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कौन से मांस का प्रयोग किया गया है बलादी निरूह बस्ती में, तो अजा मांस का प्रयोग आधा तौला लेते हैं। ठीक, क्या याद हुआ, क्वाथ बनाना है सबसे पहले, तो क्वाथ के लिए हम लोगों ने BGR लिया, बी से क्या हो गया, बला हो गया, गुड़ची हो गया, रासना हो गया, त्रिफला के साथ उसमें हम लोगों ने दशमूल ले लिया, 8 मदन फल लिया और आधा तुला जो हो गया अजा का मांस लिया, और इसको क्या किया, गर्म करना शुरू कर दिया और रिड्यूस किया, कब तक, जब तक ये 1/4 बच जाए, ठीक है। फिर हमारा ये क्वाथ तैयार हो गया, क्वाथ बन के एक बर्तन में हमने अलग से रख लिया, ठीक है, क्वाथ बन गया। अब चलते हम लोग कल्क बनाएंगे, और कल्क के बारे में यहाँ पे देखो क्या क्या लिखा है, मदन फल, यवानी, बिल्व, कूट, पिपली, सौंफ, नागर मोथा और वचा, ये सब क्या करेंगे, एक एक तौला, या फिर इसी को कर्स कहा जाता है, कर्स लेके इसको पीस लेंगे, ठीक है, और हम अपने एक कल्क बना के तैयार कर लेंगे। कैसे याद करोगे, अगर कहीं भी बस्ती में कल्क का वर्णन नहीं किया गया तो यही कल्क यूज करते हैं, तो इसे सर्वश्रेष्ठ कल्क कहा जाता है। ऊपर लिख लेना, पूतो यवनादि कल्क इसको कहा जाता है, पूतो यवनादि कल्क के नाम से इसको जाना जाता है। कैसे याद करोगे, याद रखो, नीचे कोड लिखा है, मायावी कूपी से सोना बचाओ, मायावी जो जादू उदू लोग करते हैं तो उनसे कह रहा है कि मायावी कूपी से सोना बचाओ। तो म से हो गया आपका मदन फल, य से यवानी, वी से बिल्व, तो मायावी हो गया, कूपी का मतलब कू से कूट, पी से पिपली, क्या बचाना है, सोना बचाना है, तो सो से हो गया सौफ, ना से नागर मोथा और बचाओ से वचा, ठीक है। अगर किसी भी निरूह बस्ती में आपको कल्क का नहीं दिया है, डिस्क्राइब नहीं किया गया है, तो आप यही कल्क यूज करते, जैसे कि आपको अगर तेल का कहीं बताया नहीं जाता, केवल तेल लिखा जाता है, तो तेल में आप तिल तेल यूज करते हो, मूत्र में गौमूत्र यूज करते हो, दूध में गोदुग्ध यूज करते हो, लवण में सेंधा लवण यूज करते हो, वैसे ही ये भी क्या है, अनुक्त होता है। अनुक्त का मतलब अगर कहीं चीजें नहीं बताई गई हैं कल के बारे में तो यही कल का आपको यूज करना है, इसीलिए कह रहा हूं इसको याद करना है आपको,
मायावी कुपी से सोना बचा लेना है आपको। मदन फल, यवानी, बिल्व, कुष्ठ, पिपली, सोफ, नागर, मोथा और बचाओ। इनको आपने कल्क बना के पीस के एक जगह अपना रख लिया। एक साइड में आपने क्या रखा था, क्वाथ रख लिया था, दूसरे साइड में आपने कल्क रख लिया है। अब आते हैं स्नेह पे आते हैं। तो नीरू बस्ती में स्नेह कितना मिलाते हैं, अगर आपने दोष का ख्याल किया और दोष में देखा कि वातज विकृति है, तो वातज विकृति में जो स्नेह होगा 1/4 यूज करते हैं। ठीक है, क्वाथ के 1/4 यूज करते हैं। पित्तज में या फिर स्वस्थ व्यक्ति में स्नेह जो होता है 1/6 यूज किया जाता है। और कफज में, कफज की विकृति है तो उसमें कौन सा 1/8 यूज किया जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, कितना कितना, वातज विकृति में जो स्नेह होता है 1/4 यूज करना है, पित्तज विकृति में या स्वस्थ पुरुष में 1/6 और कफज में क्या होता है 1/8 यूज करना है। ये पॉइंट, तो स्नेह को हमने अलग कर लिया। ठीक, तो पहले क्वाथ बना लिया, BGRTD, 8 मदन फल लेके अजा तुला, सॉरी अजा मांस ले लिया आधा तुला, और मायावी कोपी से सोना बचा के कल्क तैयार कर लिया। फिर स्नेह को रख लिया, स्नेह में वातज विकृति, पित्तज विकृति और कफज विकृति देख लिया। फिर आते हैं D नंबर पे, गुण हो गया। गुण एक पर ले लेते हैं, अंडरलाइन कर लो। फिर आते हैं मधु के बारे में। मधु जो होता है 2 प्रसरित लेते हैं। लवण जो होता है अपने युक्ति के अनुसार, जितना आपको लगे उतना आप अपने देख लो कि कितना हमको देना है इसमें, उस अपनी युक्ति के अनुसार लवण ले लेते हैं। तो हमारे पास अभी तक जो चीजें आई, 6 चीजें आई। सबसे पहले क्वाथ आया, क्वाथ के बाद मधु, सॉरी कल्क आया, कल के बाद से स्नेह आया, फिर गुण, मधु और लवण आया। अब ये सब चीजें, 6 चीजें हमारे पास, 6 आइटम हमारे पास रखा हुआ। अब इस 6 आइटम को हमको कैसे मिक्स करना है, और ये क्वेश्चन ऑर्डर हर एक एग्जाम में पूछा गया है। नीचे जो चीजें लिखी गई हैं वहां पे देखोगे। सबसे पहले मधु लेते हैं, मधु के बाद से क्या करते हैं, सेंधव और स्नेह। सेंधव का मतलब सेंधव लवण, और स्नेह का मतलब ये जो स्नेह है इसको लेके मिक्स करते हैं। पहले मधु लिया रहता है, फिर सेंधव और लवण को इसको मिक्स करके उस मधु में डाल देते हैं। फिर उसके बाद से क्या डालते हैं, कल्क डालते हैं, और कल्क के बाद से क्वाथ डालते हैं। तो सबसे लास्ट में क्वाथ पड़ता है, ये बात को ध्यान रखना। सबसे पहले एक मधु ले लिया बर्तन में, बर्तन के बाद में फिर सेंधव और स्नेह को एक साथ मिक्स करके उसमें डाल दिया मधु में। ठीक, उसके बाद से उसमें कल्क डालते हैं, कल्क के बाद से क्वाथ डालते हैं। और ये क्वेश्चन सबको याद होना चाहिए, ऑर्डर हमेशा पूछा जाता है। ठीक, अब इसको डाल के हम लोगों ने क्या किया, मिक्स कर लिया। ध्यान देना है, पहले मधु, मधु के बाद से सेंधव और स्नेह एक साथ हम लोग ने क्या किया, मिक्स कर लिया। फिर कल्क लिया, कल के बाद सबसे बात क्या लिया, लास्ट में क्वाथ लिया। अब सब चारों पांचों जो चीज है इसको मिक्स कर लिया। उसी में गुण डाल देते हैं। गुड़ का कोई ज्यादा प्रकरण नहीं है, मैं आपको बता चुका हूँ। ये गुण जरूरी नहीं है पड़ता है, बाकी जो चीजें हैं सारे की सारी जरूरी है। बाकी इसको मिक्स करके, और मिक्स करके हमने क्या किया, फिर बस्ती पुटक में अपना यहाँ पे देखो रख लिया। अब इंसान को सुला देते हैं हम लोग। सुला दिया, कैसे सुलाते हैं, वाम पार्श्व में सुलाते हैं। ध्यान रखना है कि कितना कैसे सुलाते हैं, वाम पार्श्व में। पुरुषों में बस्ती पूछा जाता है कैसे दिया जाता है, तो वाम पार्श्व में दिया जाता है। फिर क्या करते हैं, एक साइड में मतलब एक करवट में सुलाते हैं, और एक पैर उसका देखो, लेफ्ट वाला पैर जो होता है वो सीधा रखते हैं, और ये राइट वाला पैर आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे मोड़ा हुआ है। ठीक, तो लेफ्ट वाला पैर इसको सीधा रखते हैं, और राइट वाला पैर को थोड़ा सा मोड़ दिया जाता है। और देखो ये बस्ती को अंदर हम डालते हैं इसके गुदा में। ठीक है, और कितना डालते हैं, 1/4 जो होता है वो एंटर करते हैं। ठीक, एक बार और सुनोगे। सबसे पहले मधु लिया, मधु के बाद से सेंधव और स्नेह एक साथ लेके उसको मिक्स करके, फिर कल्क, फिर क्वाथ, तीनों को मिक्स करके अपना जो बस्ती पुटक है उसमें डाल दिया। और बस्ती पुटक को इंसान को कहा वाम पार्श्व में लेट जाइए। लेटने के बाद से कहा कि लेफ्ट पैर अपना सीधा रखिए, और दाहिना पैर जो होता है राइट वाला पैर उसको मोड़ लीजिए। हमने क्या किया, बस्ती को अंदर डाल दिया 1/4। अब हमारे पास जब बस्ती हम अंदर डाल देते हैं, तो एक बस्ती अगर हम देते हैं तो वह एक बस्ती क्या करती है, वात का शमन करती है। अगर 2 बस्ती देते हैं तो वो पित्त का शमन करती है। वही हम 3 बस्ती देते हैं तो किसका शमन करती है, कफ का शमन करती है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अगर कफज विकृति है पेशेंट में तो हमको कितना नीरू बस्ती देना चाहिए, तो 3 नीरू बस्ती देना चाहिए। वातज है तो 1 देना चाहिए, पित्तज है विकृति तो कितना, तो 2 नीरू बस्ती। तो वही लिखा है 1 नीरू बस्ती वात का शमन
2 नीरू बस्ती पित्त का शमन और 3 नीरू बस्ती जो होती है वो कफ का शमन करती है। ठीक है, बस्ती दे दिया। बस्ती देने के बाद से आपने देख लिया कि सम्यक लक्षण आए हैं कि नहीं। तो वो सम्यक लक्षण आप कहाँ से याद करोगे? फर्स्ट चैप्टर से याद करोगे। आप याद रखो कि नीरू बस्ती के बारे में आपको सम्यक लक्षण हम आपको पढ़ा चुके हैं। हाँ, फिर अब आपने बस्ती देने के बाद से क्या करोगे? पेशेंट को क्या करोगे? सबसे पहले कोष्ठ जल स्नान। कोष्ठ जल मतलब थोड़ा सा गर्म पानी से उसको क्या कहोगे? चलो तुम थोड़ा सा नहा लो, गर्म पानी करके उसको दे दो नहाने के लिए। और मांस रस के साथ साली चावल का प्रयोग करते हैं। तो आफ्टर नीरू बस्ती हम लोग को ये करना होता है। फिर उसके बाद से नीरू बस्ती के बाद क्या क्या पथ्य होता है? वातज रोगों में हमको पथ्य क्या देना है उसको? मतलब खाने के साथ मांस रस को देना है। कोई भी खाना खा रहा है उसको साथ मांस रस दे दो। पित्तज अगर उसको रोग हुआ था तो उसको दूध दोगे। कफज अगर रोग हुआ था तो उसको यूस दोगे। तो ये पूरी हमारे पास कल्पना हो गई। क्या क्या कल्पना हुई एक बार और समझने की कोशिश करोगे? सबसे पहले हम लोगों ने कब दिया है इसको? तो जीर्ण अन्न निराहार देते हैं। कौन सी एक एग्जाम्पल बता दिए कि जिसका नाम बलादी नीरू बस्ती है। और इस बलादी नीरू में क्वाथ है, कल्क है, स्नेह है, गुण है और मधु है और लवण है। तो क्वाथ में क्या क्या है? बीजीआर टीडीएस प्लस 8 मदन फल अजा मांस लेते हैं। दूसरा मदन फल के बारे में देखते हैं। तो मदन फल जो होता है, सॉरी कल्क जो होता है वो क्या होता है? मयाबी कुपी से क्या करना है? सोना बचाना है। मदन फल यवानी बिल्ब कूट पिपली सोफ नागर मोथा और वचा होता है। स्नेह में 1/4 1/6 1/8 यूज करते हैं। गुड़ जो होता है एक पल, मधु 2 प्रसरित, लवण जो होता है युक्ति अनुसार। क्रम क्या होगा? सबसे पहले मधु ले लिया, मधु के बाद से स्नेह और सेंध, एस एस वाले एक पास याद रखते हैं हम लोग। तो सेंध और स्नेह ले लिया, मिक्स किया, फिर उसमें कल्क डाला, कल्क के बाद से क्वाथ, फिर बस्ती पुटक में डाला। पेशेंट को कहा वाम पार्श्व में लेट जाइए, अपना लेफ्ट जो पैर है उसको सीधा रखिए, राइट वाले को वो करिए, थोड़ा सा मोड़ लीजिए और उसके नेत्र को अंदर डाल दिया। कितना डाला? 1/4। एक बस्ती दिया तो वात का शमन किया, 2 बस्ती दिया पित्त का शमन, 3 किया तो कफ का शमन कर दिया। उसके बाद से क्या करना? उसको गर्म पानी से नहला देना है मांस रसाली चावल के साथ। अगर पूछे कि पथ्य क्या है नीरू बस्ती के पश्चात, तो अगर वातज रोग उससे पीड़ित था तो मांस रस का प्रयोग, पित्तज रोगों से पीड़ित था तो पय के साथ, और कफज रोग से पीड़ित था तो यूस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये चीजें, इतनी चीजें हुई। अब आप आओ थोड़ा सा याद कर लेते हैं हम लोग क्या क्या चीजें पढ़ चुके हैं। ठीक, अब देखो यहाँ से पढ़ते जाओ। बला गुड़ची आंवला हरण बहेड़ा, तो इसी को त्रिफला मैंने लिख दिया आपके लिए। ठीक है, रासना है, दोनों पंचमूल, इसको 10 मूल लिख दिया। ये प्रत्येक कितने लेने हैं? 1 एप्पल लेने हैं। फिर मदन फल संख्या में कितना लेना है? 8 लेना है। बकरे का मांस जो होता है आधी तुला, आधी तुला, समझ गए हो ना। और इसमें 4 गुने जल में क्वाथ लेकर जब ये चतुर्थांश शेष रहे, 1/4 शेष रहे, तो छान कर रख लें। यहाँ से आपका क्या हो गया? क्या तैयार हो गया? यहाँ से आपका क्वाथ तैयार हो गया। चीजें सब एक में लिखी हुई थी, इसको अलग अलग किया गया है। फिर दूसरे में हमने कल्क, और इस कल्क का नाम पूतो यवनादि कल्क है। इसमें अजवाइन, मदन फल, बेल, कूट, वचा, सौंफ, नागर मोथा और पीपर सब एक एक कर्ष लेते हैं। इनका कल्क और गुड़ मधु घृत तेल इनमें दोषानुसार मात्रा में मिला दे। वही यहाँ पे क्या लिखा है? घृत तेल। घृत तेल का मतलब स्नेह हो गया। इनका मिश्रण तभी करना चाहिए जब क्वाथ का कुछ थोड़ा सा गर्म हो। गुड़ जो होता है 1 पल, घृत और तेल 2 प्रसरित, इसमें मधु का प्रयोग, और सेंधा नमक जो होता है युक्ति पूर्वक अर्थात आवश्यकतानुसार मिलाना चाहिए। जो अभी ये घृत और तेल है यहाँ पे छोड़ इसलिए रहा हूँ कि आगे ये बताएंगे कि स्नेह की मात्रा कितनी लेनी होती है। ठीक, फिर देखो, अब इन सभी द्रव्यों को मथनी से मथ कर बस्ती में रख दे। रखने के पश्चात नेत्र के मूल भाग को बस्ती में भली प्रकार से बांध दे। बस्ती को इस प्रकार दबावें कि औषध नेत्र के अग्र भाग तक चला जाए, अर्थात नली में वायु शेष न रह जाए और बस्ती के थैले में कहीं सिकुड़ाहट भी न रह जाए, क्योंकि सिकुड़ाहट रहने पर वायु के रहने का भय होता है। जब नेत्र का मुख तक औषधि भर जाए तो उस अंगूठे से दबाए रखें, जिससे बाहरी वायु प्रवेश होने का भय नहीं रहे। नली के अग्रभाग में जो बस्ती लगाई रहती है उसे निकाल देनी चाहिए। बस्ती के थैले में नली को बांधते समय थोड़ा द्रव्य निकाल देना चाहिए। इसके पश्चात वायु को बाहर निकाल दें। जिस व्यक्ति को बस्ती देनी है उसके शरीर पे तेल अभ्यंग पहले से ही करा देनी चाहिए, और वह व्यक्ति मल मूत्र का त्याग कर चुका हो और अधिक भूख से पीड़ित न हो। उसके
समतल खाट पर सुला देना चाहिए अथवा खाट ऐसी होनी चाहिए जो सिर के तरफ कुछ नीची हो और दूसरी ओर अधिक ऊंची नहीं हो। उस पर सुंदर गद्देदार बिस्तर बिछाकर उस खाट पर बाएं करवट से, अंडरलाइन कर लोगे, बाएं करवट से सुखपूर्वक सीधा कर अपने बाह को तकिया, मतलब हाथ को जैसे हम लोग तकिया लगाते हैं वैसे सोकर दक्षिण पैर को संकुचित, मतलब राइट वाला पैर जो होता है थोड़ा सा मोड़ लिया और वाम पैर को ये स्ट्रेट रखा हुआ है स्निग्ध गुदा में अर्थात गुदा में पहले से तेल और घृत में अभ्यंग लगाकर ऐसी गुदा में स्निग्ध अर्थात नली का अग्रभाग कितना 1/4 भाग धीरे धीरे पृष्ठवंश स्पाइनल कॉर्ड के अनुसार गुदा में प्रवेश करना चाहिए। तो ये ऊपर जो चीजें लिखी हैं सब बच्चों वाला खेल है, वो सब कभी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। वही कह रहा है कि बार बार नहीं दबाएं, एक ही बार दबा के पूरा अंदर कर दें, मतलब जो भी लिक्विड है अगर आपने बार बार दबाया तो उसमें से वायु जाने का भय रहता है। तो वो सब चीजें आप उतने बड़े हो गए हो कि वो तो याद कर लोगे। जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ कि 1/4 भाग धीरे धीरे पृष्ठवंश के अनुसार गुदा में प्रवेश करें। नली को गुदा में प्रवेश करते समय चिकित्सक को चाहिए कि अपने हाथ को न कपाए न हिलाए, किंतु हल्के हाथ से गुदा में नली को प्रवेश करा दे। जब नली ठीक से प्रविष्ट हो जाए तो बस्ती के थैले को हाथ से दबाएं जिससे औषध एक साथ गुदा में प्रविष्ट हो जाए, अर्थात एक बार हवा कर छोड़कर पुनः दबाकर प्रविष्ट न कराएं, किंतु एक ही बार में ऐसा दबाएं कि संपूर्ण औषधि अंदर प्रविष्ट हो जाए। जब यह समझ ले कि औषध चली गई हो तो धीरे से नली गुदा के बाहर निकाल दें। तो ये पूरा आपको क्रम भी बता दिया गया है। अभी आपको क्रम नहीं बताया गया कि कैसे हमको बस्ती को मिलाना था, जो आपको हम बताया कि मधु सेंध, वो आगे के श्लोक में दिया गया है। क्योंकि मैं बता रहा हूँ कि चीजें थोड़ा सा उल्टा पुल्टा करके दिया हुआ है, तो उसको आप ऐसे ही याद करोगे जैसे नोट से दिखा हुआ वैसे ही नोट से, बाकी टिक लगाना होगा तो आप ऐसे ही टिक लगा लो। ठीक, तो यहाँ पे जो जो टिक लगवाना था वो बता दिया। बाएं पार्श्व में आपको क्या करना है, करवट लेना है, कितना डालना है इसमें 1/4 भाग क्या करना होता है इसमें डाल देना होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आते हैं हमारे पास, अगला देखोगे बस्ती प्रयोग के विभिन्न दोष। ठीक है, तो ये बस्ती एक अलग से चैप्टर ही है। ये बस्ती में अगर आपका नेत्र ऐसा है, आपके बस्ती दाता ऐसे हैं और बस्ती ऐसे हैं तो इतने इतने दोष होते हैं। तो ये ज्यादा हमको पढ़ने की जरूरत नहीं होती है, थोड़ा सा मैं आपको पढ़ाता हूँ, समझ में आ जाएगा क्या क्या चीजें हैं। कह रहा है कि यदि बस्ती की नली तिरछी करके लगाई जाए तो क्या होगा। तो देखो लिखा है, यदि बस्ती की नली तिरछी करके लगाई जाए तो औषधि की धारा ठीक ठीक प्रवेश नहीं करती। सिंपल सी बात है, अगर आपने थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया तो औषधि के जो फ्लो बन रहा था फ्लो नहीं बन पाएगा। तो ये भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। अगला, यदि बस्ती लगाते समय नली हिल डुल जाए तो क्या हो जाएगा, व्रण हो जाता है। अब आपने अंदर जैसे डाला और इधर उधर हिला दिया तो गुदा में क्या होता है, चोट लग जाता है। चोट लगने से क्या हो जाता है, शरीर में व्रण बन जाएगा। तो 2 पॉइंट हो गया। तिरछा डाला तो फ्लो अच्छे से मेंटेन नहीं हुआ, आपने थोड़ा सा हिला डुला दिया उसको तो क्या होता है, व्रण बन जाता है। फिर कह रहा है यदि धीरे धीरे बस्ती को दबाकर औषधि को प्रवेश कराया जाए तो पकवासे तक औषधि नहीं पहुंच पाती। आप एकदम आराम आराम से कर रहे हो, तो अगर आप आराम से कर रहे हो फ्लो ही नहीं बनेगा तो कहाँ तक ऊपर जा पाएगा वो। तो तीसरा क्वेश्चन ये हुआ कि अगर आपने धीरे धीरे दबा रहे हैं बस्ती को तो औषधि क्या होती है, ऊपर नहीं पहुंच पाती है। ये भी कंडीशन है, अगर बहुत जोर से भी दबा दिया तो क्या होता है, यदि जोर से थैला दबाकर औषधि प्रविष्ट किया जाए तो औषधि गले में चली जाती है, एकदम ऊपर चली जाती है और वमन के द्वारा बाहर निकल जाती है। 4 पॉइंट हो गया, एकदम सिंपल चीजें। पहला चीज कह रहा है कि बस्ती की अगर नली तिरछी होती है तो फ्लो मेंटेन